साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नया लुक न्यूज। जैसा कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जनता को दिया है, तो उसके सारगर्भित संदर्भ हेतु आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यूं कह लें कि इन्होंने अमेठी जनपद के फंसे हुए कई सारे लोगों को गुजरात से निकालने में भी एक अहम भूमिका जो अदा की है। ऐसे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में जो 20 लाख करोड़ का बजट हमारी केंद्र सरकार ने दिया है वह पर्याप्त है, कैसा है, कैसा नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताने का कष्ट करें कि यह जो बजट सरकार ने दिया है तो किस प्रकार से जनता के लिए मरहम का काम करने वाला है, कैसे जनता को इससे लाभ मिलने वाला है। जय हिंद साथियों, और गौरव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे समय पे आप हमारे निवास स्थान पे आए और कुछ क्वेश्चन आपके थे। आपका वैसे टेलीफोन में अक्सर मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं, टेलीफोन में अधिकांश क्वेश्चन पूछा करते हैं, जो मुझसे होता है, जो हकीकत से मैं रूबरू होता हूँ, आपको बताता भी हूँ। जहाँ तक रहा क्वेश्चन एक 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का, जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को एक सौगात में दिया, तो मैं तो बहुत ही सकारात्मक पॉलिटिक्स करता हूँ और जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि देर ही सही दुरुस्त आए, कम से कम कुछ सौगात तो लेके आए, लेट ही फैसला लेके आए, लेकिन जनता के लिए कुछ लेके आए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों मैं इस बात पे, कहीं 20 लाख करोड़ की जनता की यह सौगात 2014 वाली मोदी जी का 15 लाख वाला निर्णय ना हो जाए। अगर यह तथ्य और सत्य दोनों सही है तो देश को एक अच्छी दिशा भी मिल सकती है, एक अच्छी दशा भी मिल सकती है। लेकिन अगर इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे सही से किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं प्रधानमंत्री जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उम्मीद भी करता हूं एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और जनता को भी ये मैं बोलना चाहूंगा कि सवाल तो करें, क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर देश के लिए मिलता है तो देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी और बहुत अच्छा होगा। माइक्रो फाइनेंसिस कंपनीज, एसएमई, मीडियम, इन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। अगर ये सब मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जी के कुछ पूंजीवाद मित्रों के लिए कुछ विशेषकर नहीं है तो देश का तो भला होगा। नहीं तो अध्यक्ष जी, जो सरकार की प्रायोरिटी रही है, पहले तो अभी तक सरकार ने कुछ ट्रेनें चला करके जनता को घर पहुंचाने का काम किया, और जहां तक जो सवाल उठते रहे हैं कि लोग पैदल जाने को घर मजबूर हैं, विवश हैं, और कई हमने ऐसे भी पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया पर कि वो कह रहे हैं कि वो उनको जाने में खुशी मिल रही है। तो क्या सरकार की इस प्रबंधन, कल मैं शहीद पथ से जा रहा था, मैंने देखा कि महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ से, तेलंगाना से, दिल्ली से लोग पैदल चले जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है वास्तविकता में इस 40 डिग्री के गर्म तापमान में, चिलचिलाती धूप में, जब सुबह 8 बजे गर्मी होने लगती है, शाम के 8 बजे तक गर्मी पड़ती है, लोग पैदल चल रहे हैं, बच्चे और को गोद में लेके, बीवी को संग में लेके, परिवार को साथ में लेके, सामान को हाथ में पकड़ के, और हाथ में एक पानी की गर्म बोतल और कुछ चंद रोटी और नमक लेके, आपको लगता है खुशी मिल रही होगी। कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है अध्यक्ष जी, वो यह दावा ठोक रहे हैं कि जो बेहतर परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए थी वह उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्या इस पर क्या आपकी, मैं नहीं मानता कि बेहतर परिवहन व्यवस्था होती। ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार को 21 मार्च को सोचनी चाहिए थी, जब ये निर्णय ले लिया गया था। निर्णय तो पहले ही ले लिया गया था कि लॉकडाउन के कई फेज होंगे, लॉकडाउन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कई चरण में होंगे। भली भांति पता था, WHO के निर्देश थे कि कई चरणों में लिया जाएगा। तब ये बात क्यों नहीं की गई कि हमारे देश के जो प्रवासी मजदूर हैं, आप उनको मजदूर कह सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा जो पूंजीवादी आज कोठरी में, महलों में बैठे हैं, तो उन महलों को बनाने का काम इन्हीं मजदूरों ने किया है। ये वही सैनिक हैं जो बिल्डिंग को खड़ी करते हैं बेचारे, और धूप में रहते हैं, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपने घर से किन्हीं कारणवश देश विदेश और घर से निकल के बहुत दूर तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह माने कि जो परिवहन तंत्र की व्यवस्था की, जो परिवहन तंत्र की बात मैं करना, आपको लगता है कि जैसे कल 12 मई को, कल या परसों ट्रेन चलाई गई,
जिसमें लोग उनके घर तक वो पहुंच सके। क्या आपको लगता है कि भारत का मजदूर इतना पढ़ा लिखा है, इतना सक्षम है कि वो IRCTC जैसी वेबसाइट से टिकट डाउनलोड कर सकता है, या उससे सम्मिलित कुछ ऐसी वेबसाइट जहां से वो टिकट डाउनलोड कर सकता है, टिकट कर सकता है, क्या उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे होगा? हमें तो नहीं लगता। वो बेचारे जनरल के टिकट वाले लोग होते हैं जो स्लीपर क्लास में चलते हैं, वो AC से चल नहीं सकते, ना उनके पास ऐसी सुविधाएं हैं, ना ऐसे तंत्र हैं कि वो टिकट करा सके, और ना ही वो सक्षम। अगर वो इतने सक्षम होते तो शायद वहां मजदूरी ना कर रहे होते। ये कहीं ना कहीं उस उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग को सुविधा देने के लिए सरकार की नीति है। बाकी गरीब तो बेचारा पैदल चल चुका है, पटरी के सहारे माने या पेड़ के सहारे माने वो चल रहा है और चलता चला जा रहा है। दिक्कतों के साथ 16 मजदूर हमारे मर जाते हैं, ट्रेन आती है और कट जाती है, और मैं बता नहीं सकता हूं किस तरह का विषम परिस्थिति रही होगी जब मैंने ये खबर सुनी। और मैं उस स्थिति को मैं आपसे बता नहीं सकता हूं, लेकिन ये कष्ट रहा जो लोग अपने उस स्थान को छोड़ के अपने गांव घर के लिए भगे। ये बहुत छोटा निर्णय उन लोगों के लिए नहीं रहा होगा जिनके लिए जो सिर्फ रोटी और कुछ जरूरत के सामान के लिए या उनकी पूर्ति के लिए अपने घर से निकल के दूसरे प्रदेश तक पहुंचे। देखिए अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं जो जनता आ रही है जा रही है, ठीक है, आपने अपने जो वक्तव्य थे बताए, और उसको भी जनता और सरकार भली भांति देख रही है। फिलहाल हम आते हैं जो कोरोना वायरस जो इस समय महामारी का रूप ले चुका है, WHO ने जो है अपना गाइडलाइंस दे चुकी है इसके एहतियात के रूप में। तो जो कि भारत सरकार का एक आरोग्य सेतु ऐप दिया गया है, पब्लिक में लॉन्च कर दिया गया है कि आप इसको डाउनलोड करें और बचें। तो कहीं ना कहीं उसका स्वदेशी जागरण मंच और जो एक अश्वनी महाजन जी हैं, जाने मानी शक्ति, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो इसके बारे में आरोग्य सेतु ऐप, जैसे कि सरकार दावा करती है कि लगभग 9 करोड़ लोग या उससे ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहां पे टेक एक्सपर्ट रहते हैं, जो गूगल के लिए अपना CEO दे सकता है। हिंदुस्तानी क्या कहें, संपूर्ण विश्व की मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप के जो टेक एक्सपर्ट बैठे हैं कहीं ना कहीं वो भारत से ही हैं, और वो लोग विदेशों में जाके देसी कंपनी के देश के लिए सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आरोग्य सेतु ऐप हमें तो लगता है कहीं ना कहीं देश को एक तरह से बांधने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। कल मैं किसी मित्र से बात कर रहा था तो बताया कि सरकारी तंत्र में एक तरह का प्रेशर है कि आरोग्य सेतु ऐप लोग डाउनलोड करना है। प्रदेश या देश के जो सरकारी तंत्र में, महकमे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हें एक डेटा से बांधा तो नहीं जा रहा है। और फिर आरोग्य सेतु ऐप की ऊपर बहुत सी कंपनियों ने सवाल उठाए हैं। जैसे मैं जानता हूं जो एक फ्रांसीसी क्या कहते हैं, बहुत फेमस हैकर हैं, मुझे उनका नाम याद है, एलियट एडवर्ड। हाँ यस, एलियट एडवर्ड एक फाइनेंशियल हैकर है। उन्होंने तो ट्विटर में कहा कि मैं उसको हैक कर सकता हूं। हैक करके उन्होंने ट्विटर में डाला भी कि इससे भारत की 9 करोड़ जनता है, उससे अधिक जनता के लिए निजता पे भी सवाल उठ सकता है। ये और पॉपुलर हुआ था बिल्कुल हैकर ने दावा किया। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि भारत जहां ये बात कहता है कि हम विदेशी कंपनियों को रोकेंगे, चाइना का वो बैन करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, वहीं एक आरोग्य सेतु ऐप जो देश के लिए बनाया जाता है उसको बनाने का कार्य ऐसी 2 कंपनियों को दिया जाता है जो हिंदुस्तान की मानी जानी 2 कंपनियां हैं, जिनको आप लोग शायद जानते भी होंगे, मेक माई ट्रिप और गो IBGO, जो बहुत फेमस है ट्रेवल्स के लिए। मेक माई ट्रिप का जहां तक मैं जानता हूं उसका 40% शेयर चाइना के द्वारा परचेज कर लिया गया है। तो ऐसी सूचना मैं ट्विटर और हैंडल और न्यूज पत्रिका या न्यूज में बहुत से ऐसे न्यूज चैनल से मैंने देखा। क्या जब चाइना का जिस कंपनी का अधिकार 40% का अधिकार चाइना के पास है, तो मैं ऐसी कंपनी पे क्या विश्वास करूं? क्या हमारा डेटा नहीं चोरी हो सकता है? और हमारे देशवासियों की निजता के ऊपर एक प्रश्न उठता है कि गौरव जी, नहीं आप बताएं। बिल्कुल अगर ऐसी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हुआ है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? जैसे तो आप जान ही रहे हैं कि 50 दिन लगभग लॉकडाउन के पूरे हो गए हैं। 50 दिन बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं और देश के लिए एक पैगाम देते हैं। 20 बजे रात के 20 बजे
मतलब 20 बजे 20 लाख का एक बड़ी सौगात लेके आते हैं, जिसे लोग एक क्रोनोलॉजी से जोड़ भी रहे हैं कि 20 कि 20 लाख करोड़ का पैगाम 2020 में रात्रि 20 बजे जी हर हाँ वो जोड़ा जाता है। जी, मोदी जी के साथ मतलब ये क्या बताऊं, प्रतिभा के धनी है कि लोग उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि की जाती हैं कि जी। ऐसे मौके उन तलाशते रहते हैं कि ऐसे उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इससे लघु उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योगों को फायदा होगा। इसमें होगा क्या कि सरकार बगैर कोलेटरल के मध्यम वर्गीय जो कागज से पूर्णता परिपूर्ण है, मतलब जो ऐसे व्यापारी, ऐसे उद्यमी जो कार्य अच्छे तरीके से कर रहे थे और उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको एक अच्छा अवसर मिल सकता है कि उन्हें किसी बगैर गारंटी के, बैंक से आप अगर लोन लेते हैं तो कोलेटरल देना पड़ता है, तो बगैर किसी गारंटी के उनको पैसा मिल जाएगा या सहूलियतें मिल जाएंगी। शायद इससे उनका बहुत अच्छा हो सकता है और उन व्यापार में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं अगर इसमें सत्यता है तो। लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है। पिछले 6 साल से लोग देख रहे हैं, जनता जान रही है, और चूंकि कथनी और करनी में बहुत चीजें से चली आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बात कही तो 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब देश में आए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज शुरू की, मेक इन इंडिया प्लान। जी बिल्कुल। मैं जनता के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं, नया लुक के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं, यूट्यूब के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मेक इन इंडिया कोई प्लान जैसा एग्जिस्ट करता है देश में? कहीं मेक इन इंडिया प्लान के बारे में आप लोगों ने क्या अब सुना? क्या मोदी जी या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या हमारे उद्यमी जो मंत्री हैं उनके मुंह से आपने मेक इन इंडिया के बारे में सुना? कहाँ गया मेक इन इंडिया प्लान? क्या वो धरातल में ही रह गया मेक इन इंडिया प्लान? सिंगल विंडो काउंटर जो बैंक को दिया गया, मुझे तो नहीं लगता, मैं बैंक जाता हूं तो सिंगल विंडो नाम का काउंटर है, आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको दिन प्रतिदिन चक्कर बैंक के लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे काम। सिंगल विंडो में कुछ नहीं होता। वन नेशन वन टैक्स, मतलब उस दिन मुझे याद है जब जीएसटी लागू हुआ तो मैं रायबरेली किसी मीटिंग में गया था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक कैबिनेट मंत्री जी की एक रैली चल रही थी तो मुझे भी आमंत्रण मिला, मैं वहां गया और मंत्री साहब से मेरा, उन्होंने कहा आज 1947 के बाद देश दोबारा आजाद हुआ है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, मुझे उस समय जीएसटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, देश में कुछ अच्छा होने वाला है, कम से कम एक कर व्यवस्था देश में लागू होगी। लेकिन वो भी एक जुमला ही रहा। इतने बार जीएसटी में अमेंडमेंट्स हुए, 24%, 18%, 12%, 10%, तथाकथित तरीके बदला गया जीएसटी। फिर जीएसटी मदिरा पे नहीं लगी, ईंधन पे अलग जीएसटी रही, पान मसाले या इन सब पे अलग जीएसटी रही, व्यापारी पे अलग जीएसटी रही, उसके इतने स्लैब बनाए, कहाँ रहा एक कर व्यवस्था देश में? कहाँ रही? आज फ्यूल का रेट आप देख लीजिए कहाँ बढ़ता चला जा रहा है। किसी मीडिया चैनल में कहीं मैंने आपके यहाँ भी कई बार रिक्वेस्ट की कि आप पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था में क्यों बढ़ा दिया गया? मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की डेट में कहीं ऐसी बातें नहीं है। रोजगार व्यवस्था कहाँ चली गई है? देश कहाँ बढ़ रहा? क्या सिर्फ जाति धर्म यही बचा? इंसानियत नाम की कोई मुद्दे रह नहीं गई हैं? हम पालघर जैसी जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है देश में और सारे के सारे चैनल में सिर्फ एक साधु की हत्या नजर आती है। हाँ, इतना बड़ा कांड हो जाता है जम्मू कश्मीर में, हमारे देश के इतने वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। एटा जैसे जिला में ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुरादाबाद में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आज किसी न्यूज चैनल में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं है? देश कहाँ जा रहा है? प्रशासन व्यवस्था कहाँ जा रहा है? क्यों ऐसा चल रहा है? इस 50 दिन के दौर में देश प्रॉपर कोरोना की टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है। मैं वादा तो नहीं कर रहा, मैं भरोसा तो नहीं दिला पा रहा, लेकिन अगर समुचित प्रयोग और समुचित टेस्ट की व्यवस्था कर दी जाए तो ये कोरोना के पेशेंट की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। चूंकि अध्यक्ष जी आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो एक आपसे उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन लेना चाहूंगा और उसके बारे में अपने दर्शकों को जो उनके सवाल हैं उनके बारे में वो जानकारी, क्योंकि यह सवाल आम लोगों से जुड़ा हुआ है कि जैसे यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है आपके उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड आता है। उसके बाद सर पॉलिथीन बंदी की जाती है
उसके बाद मसाला बंदी होती है। देखिए पान मसाला मैं आपको इस पर रोकना चाहूंगा सर मैं एक अपना क्वेश्चन पूरा कर लूं। उसके बाद जो पॉलीथीन का जो विक्रय पॉलिसी थी, जो अभी तक जो प्लास्टिक के सामान थे, पॉलीथीन थी और जो भी फूड आइटम्स थे, मुझे लगता है वो 30 की बजाय 50 के हो गए। मुझे लगता है कि ऐसे कानून बनाने से भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही है। जी, ऐसे कानून बना के लोग चोरी से काम करना शुरू कर दिए हैं। मतलब मैं जानता हूं कि आप सब्जी के ठेले पे जाएं, अगर वो ऊपर तो उसने कपड़े वाली पॉलीथीन रख रखी है, लेकिन देता है वो आपको प्लास्टिक के थाली में, पॉलीथीन में ही आपको सामान देता है। कहता है कि सरकार भाई साहब 1 रुपए की पॉलीथीन 1 से 2 रुपए की पड़ती है, हम इस पे बेचेंगे तो कमाएंगे क्या, 2 से 4 रुपए का धंधा, दिन भर हम मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सत्ता सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दे दिखाती है, जनता के दिमाग में रखती है, उसका गैप हो जाता है। मैं बड़ा खुश था कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी आए, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और 100 दिन कहाँ गए मुझे तो पता नहीं लगता एंटी रोमियो स्क्वाड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने बोला कि 100 दिन गड्ढा मुक्त सड़कें, मुझे तो लगा 100 दिन गड्ढा युक्त सड़कें कहना था, और वो कह गए 100 दिन गड्ढा मुक्त सड़कें, और कहीं नहीं मिला कुछ। जी बिल्कुल। और बद से बदतर हालत में व्यवस्थाएं खड़ी हैं। पिछली दौर से कुछ भी अच्छा मेरी निगाहों में नहीं हुआ और जनता की निगाहों में भी शायद नहीं हुआ। प्रशासन से लेके किसी भी व्यवस्था पे आप कह सकते हैं चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, आम आदमियों को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, क्या हम ये सरकार की नाकामी समझें कि जो प्लास्टिक बैन सरकार ने किया, कहीं ना कहीं अब फिर से अपनी जोर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर वर्ग था, जो प्रतिदिन, मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया गया, या ऐसी नियम लाने से पहले उसकी बैकग्राउंड में उसकी दिशा दशा नहीं देखी गई, उनको लागू करने से एक मध्यम स्तर या निम्न स्तर पे क्या फर्क पड़ेगा, इनको लागू करने से इनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हो सकती हैं, कैसे लागू किया जाए और कैसे इसको बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पे एक बहुत बड़ी रिसर्च और एक की जरूरत थी, जो शायद नहीं हुई, इसी चक्कर में वो विफल है और चीजें सही से समुचित ढंग से नहीं हो पाई। अध्यक्ष जी, जो प्रवासी मजदूर जो बाहर प्रदेशों से उत्तर प्रदेश विस्थापित किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, तो हाँ। सरकार एक और दावा पेश कर रही है कि उनको वहीं पे रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, कि वो किस मतलब अभी तक कौशल से परिपूर्ण थे, कौन सा काम करते थे, और उसी के अंतर्गत हमें तो संभव नहीं लगता कि रोजगार की इतनी व्यवस्था होती तो ये जो मजदूर वर्ग है, ये 40 करोड़ ऐसा वर्ग है, हम 130 करोड़ 135 करोड़ के देश में 30% से ऊपर की ऐसी जनता है जिसके पास आज की डेट में ना शिक्षा है, ना कार्य है और ना भरण पोषण करने की व्यवस्था है। वो दैनिक वेतन भोगी दैनिक मजदूर है जो सड़क पे खड़ा होता है और अपने लिए कार्य मांगता है। सुबह उसका खड़ा होता है, दोपहर तक जाके रोटी बना के जाता है, कार्य मिला तो किया, नहीं तो फिर वापस मायूस होकर घर लौट आता है। और शायद उनके लिए मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में ऐसे कुछ क्या कार्य करेंगे। आप बताइए ऐसा कहाँ कार्य है जहाँ उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 65 लाख लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र, दिल्ली, अन्य प्रदेशों से आए, कहाँ एडजस्टमेंट कर देंगे जी। और एडजस्टमेंट कर देंगे तो वो काम कहाँ रखे थे क्या 40-50 दिन में वो काम कहाँ से जनरेट किए गए। जब देश महामारी की ऐसी स्थिति में है तो आप 65 लाख मजदूरों को कहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी बनता है अध्यक्ष जी की अगर आप अभी रोजगार देने का दावा कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं दिए, और अगर पहले नहीं दिए गए अभी देने का दावा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए एक संतुष्टि दी जा रही है और हकीकत में ही नहीं लेकिन एक खुशी दे रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पे क्या कार्य होता है ये तो समय बताएगा। तो क्या संतुष्टि से जनता का पेट और भरण पोषण हो जाएगा अध्यक्ष जी? ये तो सरकार बताए। आप किसी भी हाईवे पे जाके देखें लोग किस बेतहाशा, किस बेदर्दी से, मतलब किस दर्द से रोड पे चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। अरे मैं परसों का न्यूज़पेपर में देख रहा था, एक महिला मतलब जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। हम लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले मातृ दिवस मनाया, भारत माता कहते हैं, यहाँ पे नारी को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ऐसी हमारी माँ एक सड़क में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद 160 किलोमीटर पैदल चली, जबकि उसकी
उन माँ की स्थिति वो होती है जन्म के पश्चात की वो शायद खड़ी भी ना हो सकती हो, और ऐसे कंडीशन पे वो 160 किलोमीटर चली। क्या 160 किलोमीटर के दरमियान क्या कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिली? क्या कोई मोबाइल वैन या डायल 100-112 की कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो उसको उनके गंतव्य तक पहुंचा सके, या कम से कम ना पहुंचा सके तो कहीं ऐसी जगह रोक के आश्रय दिलवा के भोजन पानी की व्यवस्था? 160 किलोमीटर चलने की मजबूरी क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सरकार, यहाँ पे सरकार की विफलता की बात तो करते हैं। एक प्रश्न और आपसे अध्यक्ष जी पूछना चाहूंगा कि लगभग 50 दिन बीतने वाले हैं, सरकार ने राजस्व का हवाला देते हुए शराब जो बंदी की गई थी उसको खोलने का निर्णय लिया था। जी। तो आपके हिसाब से क्या ये निर्णय उचित था? मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले 6 साल में जो कार्य किए, जो धन अर्जन किया, अब सरकार तो बोल रही है कि हमने नोटबंदी की तो 3 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आए, जीएसटी से इतना पैसा आया, इससे इतना पैसा आया। जब हर एक स्टेप पे सरकार प्रॉफिट में थी जी, तो क्या सिर्फ 40 दिन में ही देश का खजाना खाली हो गया? क्या ऐसी स्थिति आ गई कि 40 दिन में ही, जब हम कोरोना जैसी नामक महा भयंकर बीमारी से लड़ रहे थे, तो शराब के व्यवसायियों को या शराब की दुकानों को खोलने की जरूरत क्या पड़ी? लोग बोल रहे हैं कि शराबी ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। मतलब इतने चुटकुले, इतने जोक बने इस शराब की व्यवस्था पे। सरकार का कोई एक भी ऑफेंस, एक भी मीडिया पे कुछ भी नहीं आया। क्यों? सरकार ने शराब की दुकानें क्यों खोली? मुझे लगता है कि उसका दुष्परिणाम हमें आगे आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 दिन में दिखेगा, और इसकी स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। और मैं आग्रह आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, संभल के रहिएगा। जो शराबबंदी हुई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, क्या प्रधानमंत्री जी उसको एक पूर्ण तरीके से नहीं लागू करा सकते थे? या एकाएक एक घोषणा हुई कि कल से शराब की दुकानें खुलेंगी और लोग लाइन लगा के टूट पड़े। जी बिल्कुल, लखनऊ जैसे शहर में एक इस स्तर पे शराब की बिक्री हुई कि चौंकाने वाली बिक्री थी। क्या देश अब शराब पे ही निर्भर करेगा? क्या ये लोग क्यों शराब की दुकानें खोली गई? मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती। आखिर जरूरत है क्या बड़ी देश को, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 40 दिन के सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के इतने मेहनत को विफल करने के लिए ऐसा कार्य क्यों किया? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आई। चलिए ठीक है, यह बातें जो हुई वर्तमान सत्ता को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए और व्यवस्थाओं को देखते हुए, एक अध्यक्ष जी आपसे आपके पार्टी के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आपकी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी सत्ता में होती तो किस प्रकार से जनता को जो है सुरक्षित गौरव जी, आप 24 में हम 543 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ेंगे, और अगर जनता का हमें सहयोग मिला अच्छा जी, या इस समय हमारी मौजूदगी देश में होती, तो हमारे तरीके अलग होते। लॉकडाउन हम भी करते, हम भी विश्व स्तरीय संगठन का ध्यान रखते, लेकिन तो जो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता, जो हमारे प्रदेश या उन अलग अलग विभिन्न प्रदेश के लोग जो दूसरे देश में पड़े हैं, तो पहले तो हम उन्हें अवगत कराते दूर संचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, जितने तरीके हो सकते हैं उनको कहते कि ये समय है, अगर आप लोग घर जाना चाहें तो ये व्यवस्था की जा रही है। ट्रेन को चलाया जाता, परिवहन व्यवस्था के हम मदद लेके उनको उनके घर पहुंचाने की कोशिश करते, और अगर इतनी जल्दी ना होती तो कम से कम सुचारू रूप से उनके खाने की भरण पोषण की व्यवस्था इतनी करते तो उनको रहा जाए। अगर रास्ते में चलते हुए लोग हमें मिलते उस टाइम पे, तो मैं कोशिश करता कि वहीं पे एक ऐसा आश्रय बना के रास्ते में उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाती कि जो मजदूर हाईवे पे चल रहे हैं कहीं पे उनका एक ऐसे आश्रय या बना के टेंट लगा के उनको रुकने की व्यवस्था करते, उनके भोजन की व्यवस्था करते, और उसके बाद उनका एक प्राथमिक जांच करने के बाद उनका टेम्परेचर और एक प्राथमिक जांच करने के बाद हम उस प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को लेते और उसके बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। तो आपने देखा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने हार्ट डिस्कशन किया और बताया कि क्या व्यवस्थाएं थी और अभी वर्तमान प्रेजेंट जो सिचुएशन है
चल रही है, और यदि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार होती तो किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता था। अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, नया लुक न्यूज, लखनऊ।